टर्म जेनेटिक्स दिया तो विलियम वेटसन ने। फादर हैं वो ग्रेगर जॉन मॉन्डल और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स यही है विलियम वेटसन। फादर ऑफ इंडियन जेनेटिक्स डॉक्टर बीपी पॉल और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल टी.एच. मॉर्गन। यहाँ पर ये वैज्ञानिक हो गए। इनमें आप लोग वही ग्रेगर जॉन मेंडल को रखना, ज्यादा से ज्यादा वाटसन ने टर्म दिया। आगे देखें, इस हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी होती है पेरेंटल कैरेक्टर का ट्रांसफर हो जाना ऑफस्प्रिंग में, और उसमें जो वेरिएशन आ गए चाहे वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से, चाहे वो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, तो हेरिडिटी प्लस वेरिएशन इज इक्वल टू जेनेटिक्स। तो माता पिता के कैरेक्टर संतान में पहुंचना हेरिडिटी है, और जो वेरिएशन आ गए तो हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों मिलाकर जेनेटिक्स कहलाता है। वेरिएशन चाहे वो सोमैटिक वेरिएशन हो, सोमैटिक सेल्स में या रिप्रोडक्टिव सेल्स में हो, ये हेरिटेबल होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन चले जाते हैं, ये उसी जब पीढ़ी तक रहते हैं। और एक सोमैटिक वेरिएशन हो गए, ये जर्मिनल वेरिएशन हो गए। अब मेंडल को जेनेटिक्स को 3 भागों में पढ़ते हैं, एक मेंडल से पहले, एक मेंडलियन और एक पोस्ट मेंडलियन। तीनों पर अपने लोग आज चर्चा करते हैं। तो कैरेक्टर्स ऑफ द बोथ मेल और फीमेल मिक्स और ब्लेंडिंग। प्री मेंडलियन ये कहते थे इनकी एक ब्लेंडिंग थ्योरी है। इन्होंने बताया मेल और फीमेल के कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं, ब्लेंडिंग हो जाती है और वो ट्रांसमिशन हो जाता ऑफस्प्रिंग में। एक है मोस्ट मॉइस्ट वेपर थ्योरी, एक है फ्लूइड थ्योरी, एक है रिप्रोडक्टिव थ्योरी, एक प्री फॉर्मेशन थ्योरी, ए पर्टिकुलर थ्योरी, ए पेंजिनेसिस थ्योरी। ये 2 थ्योरी आप लोग अंडरलाइन कर दें, पेंजिनेसिस थ्योरी और कंटिन्यूटी जर्म प्लाज्म थ्योरी। जर्म प्लाज्म थ्योरी वीजमैन ने दी थी। इनके अनुसार वो वेरिएशन जो प्रोटोप्लाज्म में हो जाते हैं, सेक्स सेल्स में हो जाते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं। और मॉइस्ट वेपर थ्योरी ये पाइथागोरस ने दी थी। इनके अनुसार वेपर के रूप में बॉडी में कंटिन्यूअस सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पहुंच जाते हैं। फ्लूइड मोजोइक थ्योरी यह है कि माता पिता से फ्लूइड के रूप में तरल बहता और संतान में पहुंच जाता। रिप्रोडक्टिव ब्लड सेल्स में एक प्योर ब्लड है, एक इम्प्योर ब्लड है। प्री फॉर्मेशन या ह्यूमनकुलस थ्योरी, ये थ्योरी ये बताती है कि पहले से ही प्रेजेंट है, चाहे स्पर्म में या ओवम में। पर्टिकुलर थ्योरी पेंजिनेसिस थ्योरी, इसको चार्ल्स डार्विन ने दिया, इसको आप लोग अंडरलाइन कर दें। पेंजिनेसिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन, similar to particular theory. According to this theory, each cell of the body of the both parents produces pangenes या granules. They pass via blood into the gamete from forms zygote. और ये कॉन्टिन्यूअस जर्म प्लाज्म थ्योरी ये वीजमैन ने दी। सबसे मान्य थ्योरी यही है। ये प्री मेंडलियन हो गया। अब आपका मेंडलिज्म, मेंडल ने जो भी वर्क किया, जो भी रूल्स दिए, जो भी लॉ दिए, उन्हीं को कहा जाता है मेंडलिज्म। तो ये मेंडल का फिर ग्रेगर जॉन मेंडल ये फादर थे और इन्होंने वर्क किया था गॉर्डन पी पैजाइवम सटाइवम पर। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और इनका एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पब्लिश्ड हुआ था 4th वॉल्यूम जर्नल में। और ही डाइड 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद ये 3 वैज्ञानिक पूछे जाते हैं 1900 में।
जिन्होंने पुनः उनको डिस्कवर्ड किया। जर्मन के थे कार्ल कोरेंस, इन्होंने मक्के पर वर्क किया। ह्यूगो डिवरीज थे आपके नीदरलैंड या क्या शब्द लिखा था, ये हॉलैंड के ह्यूगो डिवरीज हॉलैंड है। तो इन्होंने इवनिंग प्रिमरोज, संध्या प्रिमरोज पर वर्क किया, जिसे कहा जाता है, क्या नाम उसका, जिसका नाम है इवनिंग प्रिमरोज का भी बताएंगे। और तीसरे थे वियना के सेडमार्क, इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट पर वर्क किया। ओनोथिरा लेमार्कियाना, इनका ओनोथिरा लेमार्कियाना पर वर्क था। और अब ये टर्मिनोलॉजी है, करेक्टर विच, वो इनहेरिटेंस जो माता पिता से पहुंचते हैं बीज में। ट्रेट, इसी करेक्टर का अल्टरनेटिव फॉर्म ट्रेट है। जीन, ये जोहानसन ने टर्म दिया। और वन जीन कंट्रोल करता है एक करेक्टर को। जैसे करेक्टर का अल्टरनेटिव फॉर्म ट्रेट है, जैसे हाइट आपका करेक्टर है तो टॉल और डार्क ये ट्रेट है। उसी प्रकार जीन करेक्टर को कंट्रोल करता है। जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म एलील होता है, तो ये उसका अल्टरनेटिव फॉर्म है। जैसे जीन ए या कैपिटल टी और स्मॉल टी, या स्मॉल टी स्मॉल या कैपिटल टी। और होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जब जोड़े के दोनों एलील समान हो तो होमोजाइगस, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी। और जब दोनों जोड़े के दोनों एलील असमान हो तब हेट्रोजाइगस। ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस ये टर्म दिए थे वॉटसन ने। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ये होमोजाइगस है, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये हेट्रोजाइगस। और टी या टी एक टी हो तो हेमीजाइगस। यही चीज वो है। और फिनोटाइप, जीनोटाइप, किसी इंडिविजुअल का बाहरी प्रदर्शन, बाह्य करेक्टर्स का प्रदर्शन फिनोटाइप है। जैसे आपका लाल, पीला। और जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये जीनोटाइप। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप ये दोनों टर्म, और जीनोटाइप, जीनोटाइप, फिनोटाइप ये जोहानसन ने दिए। और होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस ये वॉटसन ने दिए। लोकस, जहां पर जीन के दोनों पेयर, दोनों एलील जिस स्थान पर लोकेटेड होते हैं उसे लोकस कहते हैं, पोजीशन ऑफ जीन। ये डोमिनेंट और रिसेसिव, जब कोई ट्रेट जो अपने को एक्सप्रेस करे वो डोमिनेंट होगा, जो अपने को सप्रेस कर दे वो रिसेसिव होगा। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी ये रिसेसिव है। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, द क्रॉस बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम जीनोटाइप, एक ही जीनोटाइप में क्रॉस हो तो ये सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। द क्रॉस बिटवीन, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी सेम जीनोटाइप है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है। और द क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल डिफरेंट जीनोटाइप, ये आपका कैपिटल टी वो स्मॉल टी, ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन है। सेल्फिंग में जब F1 का ऑफस्प्रिंग है
उसी से क्रॉस करा दिया जाए तब वो सेल्फिंग कहलाता है। प्योर लाइन या प्योर ब्रीडिंग, द क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस अप टू 4-5 जनरेशन। होमोजाइगस का ही कई पीढ़ियों तक हम कराएं क्रॉस, इसे हम प्योर लाइन क्रॉस कहते हैं, या प्योर ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीड। मोनो हाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस है जब एक कैरेक्टर को लेकर हम क्रॉस कराते हैं तो मोनो हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड में 2 कैरेक्टर लेते हैं। मोनो हाइब्रिड जैसे हाइट, टाल और डार्फ। डाई हाइब्रिड क्रॉस जैसे रेड फ्लावर और सीड का कलर, शेप और सीड का कलर, येलो शेप, राउंड या रिंकलेड और कलर येलो और ग्रीन। 2 कैरेक्टर। डाई हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन 2 characters or 2 genes of 2 alleles. Shape of the seed, ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में 3 कैरेक्टर लेते हैं, जैसे हाइट हो गई प्लांट की, शेप हो गया सीड और कलर ऑफ द सीड आर। जीनोटाइप फिनोटाइप बता दिया। मेंडल की सक्सेस के कारण क्या थे, और इन्होंने जिसमें पब्लिश्ड किया, ये मैथमेटिकल और स्टैटिकल रूल अप्लाई किए। रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ मेंडल ने यही मैथमेटिकल रूल के एक समय में एक ही प्रयोग किया और ऐसा प्लांट चुना जिसकी लाइफ साइकिल बहुत कम थी, मटर का प्लांट, इसलिए सफल हुए। गार्डन पी पूछा जाता है, इसमें कभी कभी वो दे देता स्वीट पी, तो आप लोग याद रखना गार्डन पी है, पाइजम सेटाइवम। 7 कैरेक्टर का अध्ययन किया। 7 कैरेक्टर के ट्रेट कितने हो गए? 14 ट्रेट का अध्ययन किया। ठीक है। इमैस्कुलेशन में एंथर को रिमूव कर दिया जाता है। बाइसेक्सुअल प्लांट में वेजिंग में कवर कर दिया जाता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर 7 कैरेक्टर थे या 7 पेयर या 14 ट्रेट थे और ये 4 क्रोमोसोम पर थे, 1, 4, 5 और 7 पर। ये डोमिनेंट है, वो रिसेसिव है, ये आप लोग जानते ही हैं। ये सब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये रेशियो आया था कितना? कंक्लूजन ये निकला, लॉ ऑफ डोमिनेंस 3 लॉ थे। थर्ड कंक्लूजन ये था, ये आप लोग जानते हैं। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइप रेशियो पूछा जाता है, जीनोटाइप रेशियो पूछा जाता है। फिनोटाइप याद रखना 3 टाल हैं, 1 डार्फ है। जीनोटाइप रेशियो याद रखना 1, 2, 1। 1 प्योर टाल है, शुद्ध लंबा, 2 हाइब्रिड है और 1, यही रेशियो आप लोग याद कर लो। मोनोहाइब्रिड का F2 रेशियो 3:1 और 1:2:1। डाई हाइब्रिड की याद रखना कितना आएगा? 9:3:3:1। डाई हाइब्रिड का आएगा 9:3:3:1 फिनोटाइप रेशियो, और जीनोटाइप रेशियो आएगा 24:12:12:24:1। ये आएगा 12:24:12:12:1। ये जीनोटाइप है रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस का, और फिनोटाइप रेशियो है 9:3:3:1।
ये आप निकाल ले, मोनो हाइब्रिड है तो 3:1 की पावर 1 लगा देते हैं। डाई हाइब्रिड है तो 2 से गुणा कर देते हैं डबल, ये 3 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाता है। ट्राई हाइब्रिड का 27 9 9 9 3 3 1, ये ट्राई हाइब्रिड का याद कर लेना। ये आपका ट्राई हाइब्रिड हमने दिया था आप लोगों को, ऐसे याद कर लेना। 12 12 12 12 42 100 इस तरह से बीच में डॉट लगा देना। ये 27 होने चाहिए। मोस्ट कंट्रोवर्शियल लॉ, सबसे ज्यादा विवादित लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ मोस्ट। ये आपका अकॉर्डिंग टू लॉ, 2 genes of 2 characters are located on different chromosomes. They not influence to each other, remains independent. जो मेंडल का थर्ड लॉ है वो सबसे कंट्रोवर्शियल था। वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते, क्योंकि वहां लिंकेज पाया जाता है। बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस में F1 पीढ़ी को किसी से, चाहे डोमिनेंट से चाहे रिसेसिव से करा दें, तो बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस में F1 पीढ़ी को रिसेसिव से कराते हैं। तो ये आपका एक प्रश्न यहाँ और पूछा जाता है। एक गैमिट वाला, गैमिट निर्माण का, गैमिट निर्माण में ये होमोजाइगस, इनको दूर दूर रख लेते हैं हेट्रो में, फिर इसको आर 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 इस तरह से गैमिट बना लेते हैं, या पावर लगा देते हैं 2 की पावर n। n होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, जितने हेट्रोजाइगस है उनका नंबर, उसको गुणा कर देते हैं। या हेट्रोजाइगस के नीचे 2 लिख दीजिए, होमोजाइगस के नीचे 1 लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए, वही आपके गैमिट बनेंगे। टाइप ऑफ गैमिट, ये फिनोटाइप वही रेशियो है। जीनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन के है। ये हमने आपको पूरा मैथमेटिकल सब पढ़ाया था। ये बैक क्रॉस, ये डोमिनेंट बैक क्रॉस, ये 51% होमोजाइगस इतने बनेंगे, हेट्रोजाइगस इतने बनेंगे। आउट क्रॉस भी वही होता है, जब F1 का हम डोमिनेंट से करा दें वो आउट क्रॉस कहलाता है। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 होता है। डाई हाइब्रिड का 1:1:1:1 होता है। और ट्राई हाइब्रिड का 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1, 2 बार 4 बार और 8 बार ये टेस्ट क्रॉस रेशियो होते हैं। ये डाई हाइब्रिड का 1:1 निकालोगे तो 25% 25% 25% 25 आएंगे। वो निकालोगे तो 50% 50% आएंगे। ये निकालोगे तो 12.5 12.5 आएंगे। हाँ, ये है ट्राई हाइब्रिड का। यही आप लोग रेशियो याद करके जाना, 1:2:1:1:1:1 8 बार है, ये ट्राई हाइब्रिड रेशियो है। अपने आप निकाल लेना। ये गैमिट बनाने का रूल बताया था। इंटरजीन नॉन एलिलिक, ये आपका जीन का इंट्रैक्शन है। जब जीन लोकस पर एक ही जीन के 2 एलील के बीच में हो तो इंटरजेनिक, एलीलिक अलग अलग क्रोमोजोम पर हो तो नॉन एलीलिक। इसमें आपको 2 पढ़ाए थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस
और कोडोमिनेंस, ये आपके एलीलिक हैं, इंट्राजेनिक हैं। इनके दोनों को फार्मूला याद रखना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, दोनों में जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो सेम आएगा। कितना आएगा इनकम्प्लीट में? 1:2:1, और यही जीनोटाइप होगा 1:2:1, 1 रेड, 2 पिंक और 1 व्हाइट। जब क्रॉस कराया रेड का व्हाइट से तो F2 में 3:1 आना चाहिए, लेकिन 1 वो नहीं आया। एक रेड आया, 2 पिंक आए, एक व्हाइट आए, तो फिनोटाइप रेशियो भी वही रहा 1:2:1 और जीनोटाइप रेशियो वही रहा। यही कोडोमिनेंस का है। कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों में याद रखना, यही प्रश्न पूछा जाता है। फिनोटाइप रेशियो जीनोटाइप रेशियो सेम रहेगा। ये है इनकम्प्लीट का। मिराबिलिस जालापा पर किया, एंडुलोसियन फाउल पर किया और एंथीराइनम मेजस पर किया। ये आपका मुर्गी वाला था, ब्लैक को व्हाइट से कराया। ये मिराबिलिस गुलम्मास वाला था, रेड और व्हाइट का कराया, तो पिंक मिले 2। ये 3 एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। एक मिराबिलिस जालापा, ये F1 जनरेशन में होने चाहिए तो सभी रेड। कंप्लीट डोमिनेंट यदि होता तो कैपिटल R होना चाहिए, तो डोमिनेंट ओवर स्मॉल r, तो यहाँ पर रेड आना चाहिए, लेकिन आया नहीं, पिंक आया। और जब इसका कराया तो फिनोटाइप रेशियो भी वही है, एक रेड है, 2 पिंक हैं, एक व्हाइट है। और जीनोटाइप रेशियो यही है, कैपिटल R 1, कैपिटल R स्मॉल r 2 और स्मॉल r। तो यहाँ पर 1, यही तीनों प्रयोग जो बताए तीनों में यही है। और यही कोडोमिनेंस, इसको हम इंटरमीडिएट इफेक्ट भी कहते हैं, या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहते हैं, या पार्शियल डोमिनेंस है, टोटल डोमिनेंस नहीं, या सेमी डोमिनेंस। और यही एंडालोसियन फाउल है। जब ब्लैक का क्रॉस कराया व्हाइट का, तो F1 जनरेशन में सब आने चाहिए तो ब्लैक, लेकिन आए नहीं ब्लैक। कैसे आए? ब्लू आए। तो ब्लू आए, इसका जब सेल्फिंग कराई तब 1:2:1 आया। तो F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो भी वही है 1:2:1, 1 ब्लैक है, 2 ब्लू हैं और 1। और जीनोटाइप भी वही है, कैपिटल V भी 1 है, कैपिटल V स्मॉल v 2 है और स्मॉल v 1 है। तो 25%, 50% और 25%, यही 2 रेशियो आप लोग आज का क्वेश्चन याद कर लो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, उधर तो आप मेंडल के तीनों ला के फिनोटाइप जीनोटाइप याद रखना, और इधर इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस दोनों में फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो सेम रहेंगे 1:2:1। यही प्रश्न पूछा जाता है। यही एंटीराइनम मेजस का है। कोडोमिनेंस में भी वही है, यहाँ पर दोनों एलील अपने को एक्सप्रेस करते हैं। और एक तीसरा चीज रंग आ जाता है, जैसे कैटिल्स का कोट कलर इन कैटिल, तो इसमें रोन कलर आ गया, न ये आया न वो आया, रोन कलर आया तीसरा। और इसका जो कराया तो वही 1:2:1, 25%, 50%, 25%, या 1/4, 1/2, 1/4। यही आपसे एक प्रश्न रेशियो जरूर पूछेगा। दूसरा उदाहरण है चिकन का, ये भी वही है, ब्लैक का व्हाइट से करा दिया। और अपना ये ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप में 3 एलील होते हैं, IA, IV, IO, और 4 ब्लड ग्रुप बनते हैं। तो इसमें हमारा
आई ए आई वी, ये दोनों हमारे डोमिनेंट हैं आई ओ के ऊपर, तो जिस पर एंटीजन ये आई होगा तो ए आई ए, तो ए ब्लड ग्रुप भी होगा और ए आई ए ओ ब्लड ग्रुप भी होगा। इसी प्रकार बी भी होगा तो बी ब्लड ग्रुप, बी आई होगा तो ए ग्रुप, तो 2 2 4 और एक आपका ए होगा। लेकिन जब दोनों होंगे ए और वी, तो ये दोनों उदाहरण किसके हो जाते हैं? कोडॉमिनेंट। ए भी एंटीजन बनाता है, बी भी एंटीजन बनाता है, दोनों अपने को एक्सप्रेस करते हैं। तो जब ए ब्लड ग्रुप है तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल, क्योंकि वो उस पर डोमिनेंट है। तो जीनोटाइप ए होगा, बी में ए होगा, ए बी में दोनों एक्सप्रेस कर रहा है, ओ में कोई एक्सप्रेस अपने को नहीं कर रहा। यदि जीनोटाइप का नंबर आपको निकालना हो, यही प्रश्न पूछा जाता है, तो n+1/2, n क्या है? ये नंबर ऑफ एलील, n है नंबर ऑफ एलील। तो एलील क्या नंबर कितना है? 3, तो 3 वो कर दीजिए +1/2, तो 3 और एक गुणा करेंगे तो 12, 2 तो 6, तो 6 आपका आंसर आ जाए। जीनोटाइप कितने बनेंगे? 6। देखो 2 4 और 4, 4 और 2 6 जीनोटाइप। ए बी ग्रुप, ये मल्टीपल एलील, कभी कभी वैसे जनरली एक जीन के 2 एलील होते हैं और कभी कभी एक जीन के 2 से ज्यादा एलील हो जाते हैं, उसे मल्टीपल एलील कहते हैं। ये वेटसन ने, ये एगाउटी और चिंचिला और हिमालयन एल्बिनो पढ़ाया था आपको। इसके 3 बने, इसके 3 बने, इसका 1 बना। तो जीनोटाइप कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एलील n+1/2, n क्या था? नंबर ऑफ एलील। नंबर ऑफ एलील कितने? 4 और +1, 5 5 20, 20/2, तो 10 जीनोटाइप बने थे। ये चिलचिला है, वो एगाउटी है, और ये आपका मल्टीपल एलील का उदाहरण है। अपना भी ब्लड ग्रुप है, वो मल्टीपल एलील का उदाहरण भी है, और कोडॉमिनेंस ए और बी कोडॉमिनेंस के भी उदाहरण है। ब्लड ग्रुप ए अपना मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। टोटल जीनोटाइप हो गया 3, वही n+1/2। नंबर उधर आप लोग कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री कोड, कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री इन 2 के याद कर लेना। 9:7, 9 + 3 + 4, 9 + 3 + 4 सप्लीमेंट्री, और 9 + 7 ये कंप्लीमेंट्री जीन, इनके 2 के रेशियो याद कर लेना। गैमेट बना, ये साइज क्रोमोसोम के नंबर वही जब चेंज होता है, यदि पूरा हमारा सेट चेंज हो जाए तो यूप्लॉइडी, और 1 या 2 चेंज हो तो एनप्लॉइडी। यदि जुड़ जाए, एक जुड़े तो ट्राइसोमी, और एक घट जाए तो मोनोसोमी। मोनोसोमी, ट्राइसोमी, यही 2 पूछे जाते। जैसे गेहूं है, गेहूं में शुरू में 7 थे, 14 42 तक पहुंचे, हेक्साप्लॉइड है। ट्राइटिकम एस्टिवम हेक्साप्लॉइड, तो 7 का डिफरेंस है। तो 7 यहाँ क्या है? बेसिक नंबर, और 24 का 14 का आधा 7, 44 का 28 का आधा 14, 42 का आधा 21। यदि डिप्लॉइड आधा कर दे तो वो हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कौन सा नंबर होता? n, और एक्स क्रोमोसोम ये बेसिक नंबर होता। एन्यूप्लॉइडी में पूरा सेट नहीं चेंज होता, 1 या 2 क्रोमोसोम या तो जुड़ जाते हैं
तो हाइपर घट जाते हैं तो हाइपो, 2n+1 तो ट्राइसोमी, 2n-1 तो मोनोसोमी, 2n+1+1 तो डबल ट्राइसोमी, 2n-1-1 तो डबल मोनोसोमी, 2n-2 तो नलीसोमी। ये ऐसा होता है जिसमें क्रोमोसोम का सेपरेशन सेग्रीगेशन होता है, तो कभी कभी एग में ही दोनों चले जाते हैं, कभी कभी मेल गैमेट में चले जाते हैं, इसलिए असमानता आ जाती है और पॉलीप्लॉइडी आ जाती है। पॉलीप्लॉइडी का सबसे अच्छा आप लोग वही केमिकल याद रखना, कोल्चिसिन। ये सेप है, सेप में 4 कैरेक्टर आपको लिख देगा कि वो कौन सा क्रोमोसोम होगा। यदि सेंट्रोमियर है ही नहीं, बिल्कुल टिप पर है, तो आपको हो गया कौन सा, तब हो जाता है लेप्टोसोम। जब एक छोटी भुजा हो जाए, बहुत छोटी एक बहुत बड़ी, तो एक्रो। और जब बीच में सेंट्रोमियर हो, दोनों भुजाएं बराबर हो, तब मेटासेंट्रिक। और जब एक भुजा बहुत थोड़ा स्लाइटली बड़ी हो, एक स्लाइटली, तब हो जाता है सब मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होगा, उसका शेप वी के आकार को होगा, जो सबमेटा होगा वो एल शेप्ड होगा, और जो एक्रो होगा वो जेड होगा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है क्रोमोसोम का शेप कब निर्धारण होता है, ये एनाफेज में होता है। और क्रोमोसोम की साइज कब निर्धारण होती है, ये मेटाफेज में होता है। 2 प्रश्न यही पूछे जाते हैं। ये 2n+2 हो गया तो टेट्रासोमिक, 2n+1 हो गया तो ट्राइसोमिक। जैसे ट्राइसोमिक अपने लोग 46 हैं, और एक और बढ़ जाए तो 47 हो जाते हैं। 2n-1 तो डबल मोनोसोमिक हो गया, 2n+1+1 तो डबल ट्राइसोमिक हो गया। शेप का अध्ययन हम एनाफेज में करते हैं, तो एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, टीलो में बिल्कुल इंड पर सेंट्रोमियर होगा, वो सेंट्रोमियर इंड पर। एक्रो में एक भुजा बहुत छोटी होगी, एक भुजा बहुत बड़ी होगी, जेड का रूप होगा, जे, और या एल तो नहीं होगा, एल गलत लिख गया, जे का रूप होगा। एल का होता है सब मेटासेंट्रिक, स्लाइटली छोटी हो, सब मेटासेंट्रिक। एक भुजा कम दूसरी से कम, तो ये एल शेप्ड होगा, एनाफेज। मेटासेंट्रिक में दोनों भुजाएं ये बराबर बराबर होंगी। सेंट्रोमियर अब्सेंट है तो एसेंट्रिक, एक सेंट्रोमियर होता है तो मोनोसेंट्रिक, और 2 हो जाए तो डाइसेंट्रिक। एल्गी वगैरह में कभी कभी और हो जाते हैं तो पॉलीसेंट्रिक। ये स्ट्रक्चर है, इससे नहीं पूछता। इंड को टेलोमियर कहते हैं। मैट्रिक्स उसका ग्राउंड सब्सटेंस होता है। पैरामेडिक क्वाइलिंग ये आपकी लूज होती है, प्लेक्टोनेमिक क्वाइलिंग आपकी कंपैक्ट होती। जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है वहां पर प्रोटीन की 2 प्लेट होती हैं, उन्हीं को हम काइनेटोकोर भी कहते हैं। कभी कभी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी पाया जाता है। ये नॉर होता है, नॉन ऑर्गेनाइजर रीजन, जहां पर न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है। किसी किसी क्रोमोसोम में घुंडीनुमा रचना होती है, इसे सैटेलाइट कहते हैं। ऐसे क्रोम को सैट क्रोमोसोम कहा जाता है। साइन एसिड थाइमो न्यूक्लियनिको क्रोमोसोम। यूक्रोमैटिन ये आपका लूज होता है, हेट्रोक्रोमैटिन ये आपका कंपैक्ट होता है। ये डार्क स्टेन लेता है, ये लाइट स्टेन लेता है। ये जेनेटिकली एक्टिव होता है, ये जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। ये सेंटर में रहता है, ये परिधि पर रहता है।
ये टर्म दिए थे इन्होंने। सेक्स के आधार पर एक ऑटोसोम्स होते हैं, जैसे 22 जोड़े अपने ऑटोसोम्स हैं और एक जोड़ा हमारा सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई। ये परसेंटेज है केमिकल्स की। ग्लाइसिन सिंपल प्रोटीन है, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, इससे नहीं पूछता। फोल्डेड फाइबर मॉडल नहीं पूछता, बस इसका पूछता है क्या, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम पूछता है। यदि हमें डीएनए में चार आपके हिस्टोन्स हैं, H2A, H2B, H3, H4। इनके ऊपर 1.75, वैसे एग्जैक्ट होता है 1.65 बेस पेयर का घेरे रहता है, रैप्ट रहता है डीएनए। तो उस रचना को, हिस्टोन प्रोटीन को, इसको जोड़ दें, इसको डबल कर दें, इसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। टाइटली बांधे रहता है। डीएनए बड़ा प्रीसियस मॉलिक्यूल है, ये टूट न जाए, बिखर न जाए, तो इसको हिस्टोन प्रोटीन बांधे रहते हैं। हिस्टोन के दो हैं तो ऑक्टामर है, और उस पर 1.65 बेस पेयर लेंथ का ये डीएनए फिर बाहर निकलता है। डीएनए फिर एक और 5वीं हिस्टोन है H1, उससे जुड़ जाता है। ये उसका सबका वो दिया हुआ है 1/3/4 या 1.75, वैसे 1.65 बिल्कुल एग्जैक्ट है। और ये 110 एंगस्ट्रॉन का, ये 55 इसकी लेंथ है, ये इसका डायमीटर है। 146 बेस पेयर और H1 हिस्टोन लिंकर डीएनए, ये आपका लिंकर डीएनए हो गया, ये हिस्टोन हो गए। तो सबसे जो मॉडल प्रचलित है वो न्यूक्लियोसोम है, इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमैटिन। अब इसकी और क्वाइलिंग करा दें और कंडेंसेशन करा दें तो 20 एंगस्ट्रॉन या 2nm ये फर्स्ट क्वाइलिंग हुई। फिर 11 से 12 nm की एक क्रोमैटिन हो गया। फिर 30 nm का सोलेनॉइड हो गया। फिर 6 हो गए तो सुपर सोलेनॉइड हो गया। वो फिर सब मेटा और फिर वो मेटा क्रोमैटिड बन गया। एक क्रोमैटिड है और सिंथेसिस होगी तब 2 क्रोमैटिड हो जाते हैं एक क्रोमोसोम। तो एक क्रोमैटिड G1 में पाया जाता है, 2 क्रोमैटिड G2 में पाया जाता है। तो ये आपका कंडेंसेशन है कि किस तरह से संघनित होता चला जाता है। सबसे पहले 2nm 20 एंगस्ट्रॉन का अपने लोग पढ़ते हैं डीएनए का डायमीटर। फिर और कंडेंसेशन हुआ तो 11 से 12 nm की क्रोमैटिन बनी, क्वाइलिंग, सेकेंड क्वाइलिंग। फिर 30 nm की सोलेनॉइड बनी, 6 आ गए, 3-3-6, 3-3-6 सोलेनॉइड। और 6 में फिर हुआ तो सुपर सोलेनॉइड। फिर इसी से जब ये 700 nm को हो जाए तो क्रोमैटिड, और 2 क्रोमैटिड हो जाएंगे तब वो पूरा क्रोमोसोम हो जाएगा। तो सबसे यही आपके 2 हो गए, ये 1400 nm के हो गए, वो 700 nm को हो गया। ये आपका याद रखना 2nm, 11 से 12 nm, फिर 30 nm और फिर 300 nm और 700 nm और 1400 nm। ये अब आपका G2 का क्रोमोसोम, वो आपका G1 का। डीएनए के एक मॉलिक्यूल, यहाँ डीएनए के 2 मॉलिक्यूल। डीएनए डबल हो जाता, क्रोमोसोम एक ही है। यदि सेंट्रोमियर एक है तो क्रोमोसोम भी एक ही रहेगा। तो 2, 11, 12 nm क्रोमैटिन, 30 nm सोलेनॉइड, 300 सुपर सोलेनॉइड, 700 क्रोमैटिड और 1400 तो मेटाफेज। ये मेटाफेज का क्रोमोसोम है, यहीं पर स्पिंडल फाइबर जुड़ जाते हैं। बस इससे इतना ही
शेप और साइज, दो प्रश्न याद रखना। शेप का अध्ययन कब करते हैं? एनाफेज। और साइज का अध्ययन कब करते हैं? मेटाफेज। और एक वही शेप जो होंगे वो लिप्टोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। और सबसे मॉडल जो प्रचलित है वो न्यूक्लियोसोम, इसमें हिस्टोन प्रोटीन, लिंकर डीएनए, H1 ये पूरा का पूरा आ जाता है। ये पोलीटीन क्रोमोजोम है। पोलीटीन क्रोमोजोम काफी जियांट बड़े होते हैं, डिवीजन होती रहती है, लेकिन सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता। ये पोलीटीन क्रोमोजोम का साइंटिस्ट पूछा जाता। और प्लांट बालवियानी ने 1881 में क्रोमोनिमा नाम का इंसेक्ट था, उसकी सलेवरी ग्लैंड में खोज की थी, इसीलिए इन्हें सलेवरी ग्लैंड कहते हैं। एक प्रश्न इससे पूछा जाता, पफ जो आपकी बालवियानी रिंग है वो इसी में बनती है, पोलीटीन क्रोमोजोम, ये बालवियानी रिंग्स। और ये लैंप ब्रुश, ये 13 में पूछा गया, तो सबसे बड़ा क्रोमोजोम यही होता, लैंप ब्रुश। इसे WF फ्लेमिंग ने एम्फीबियन oocyte और टर्म रॉकॉर्ड ने दिया 1892। लेंथ इनकी 1 मिलीमीटर से 5.9 मिलीमीटर, सबसे बड़े यही हो। ये आपका वही है, लैंप के जैसे ब्रुश होता है उसी तरह से। ये एडिशनल क्रोमोजोम होते हैं, उनके अतिरिक्त जीनोम क्या होता है? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम। कैरियोटाइप क्या होता है? किसी क्रोमोजोम की मॉर्फोलॉजी का अध्ययन। आइडियोग्राम क्या होता है? जब हम पूरे कैरियोटाइप को घटती हुई उसमें रखते हैं तो उसको कैरियोटाइप कहते हैं। लिंकेज में क्या होता है? मेंडल का सबसे अपवाद वाला यही है, लिंकेज। मेंडल ने जब अपना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया तो उनका कहना था कि दोनों जीन अलग अलग क्रोमोजोम पर पाए जाते हैं और वो इंडिपेंडेंट होते हैं, कि दूसरे को प्रभावित नहीं करते। लेकिन बाद में बेटसन ने और मॉर्गन वगैरह ने वैसे लिंकेज जो टर्म दिया वो तो दिया मॉर्गन ने, लेकिन इससे पहले आपका रिपल्सन और रिपल्सन थ्योरी, तो ये जब जीन एक ही क्रोमोजोम पर प्रेजेंट हो तो अगली पीढ़ी में साथ साथ जाने की चेष्टा करते हैं, इन्हें हम लिंकेज जीन कहते हैं और इस प्रोसेस को लिंकेज कहते हैं। और इस लिंकेज का दुश्मन कौन होता है? इसका क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? पेचाइटिन अवस्था में। कुछ जो सेगमेंट है, इनर सेगमेंट, वो टूट के अदला बदली हो जाते। तो वेटसन और पुनिट ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को गलत सिद्ध किया और कहा कि कुछ में एक कपलिंग और रिपल्सन दिया। वेटसन और पुनिट ने इसको कपलिंग और रिपल्सन कहा, लेकिन इसी को लिंकेज किसने कहा? लिंकेज का थॉमसन ने। यहां से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, वो है, देखें, ये दोनों जीन हैं, ए और वी, दोनों डोमिनेंट जीन एक क्रोमोजोम पर हैं, दोनों रिसेसिव जीन एक क्रोमोजोम पर है, तो एक गैमेट बनाएगा, एक वो गैमेट बनाएगा, तो ये अवस्था कहलाती सिस अरेंजमेंट। इसे हम सिस अरेंजमेंट कहते हैं। ये हमारी ओरिजिनल अवस्था है। और जब एक क्रोमोजोम पर एक डोमिनेंट हो और दूसरा रिसेसिव हो, दूसरे क्रोमोजोम पर एक रिसेसिव हो दूसरा डोमिनेंट, इसे ट्रांस अवस्था कहते हैं। ये हमारी ओरिजिनल व्यवस्था नहीं है, ये हमारी क्रॉसिंग ओवर के कारण बनी। तो ये 13 का प्रश्न है। जब सिस अवस्था कौन होती? जब दोनों डोमिनेंट एक पर हो। ट्रांस अवस्था कौन सी होती? जब दोनों अलग अलग हो। और सिस अरेंजमेंट ये हो गया
और ट्रांस अरेंजमेंट ए हो गया। तो इसी पर इन्होंने ब्लू और लॉन्ग पोलिन ग्रेन लिए, तो उनका रेशियो 9:1:1:9 आया। फिर ट्रांस अवस्था में रखा तो 1:9:9:1 आया। लेकिन दोनों अवस्थाओं में रिकम्बिनेशन कम थे और पेरेंटल ज्यादा थे। जैसे 9:1:1:1 तो 9:9:7:7:7 1:1 7:7 14 तो 16 में 2 कम्बिनेंट रिकम्बिनेंट थे और 7 पेरेंटल थे। दूसरे एक्सपेरिमेंट जब ट्रांस अवस्था में रखा तब रेशियो आया था 1:7:7:1। इसमें भी रिकम्बिनेंट कितने थे? रिकम्बिनेंट कम थे और पेरेंटल ज्यादा थे। तो कंक्लूजन, तो इसमें कपलिंग वाले में 7 ब्लू तो 7:1:1:7 और ट्रांस अवस्था में रखा तो 1:7:7। तो वहां भी 7 पेरेंट, यहाँ भी 7 पेरेंट। तो इन्होंने कहा कपलिंग और रिपल्सन दोनों में जीन साथ साथ, जो पेरेंटल जीन होते हैं जो एक एक क्रोमोसोम पर होते हैं, वो साथ साथ रहने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश का ही उन्होंने कपलिंग और रिपल्सन का, और इसी कपलिंग और रिपल्सन को ही थॉमसन ने आगे चलकर क्या नाम दे दिया? इन्होंने नाम दे दिया लिंकेज। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1:7 और मॉर्गन ने रिपल्सन और उसको लिंकेज नाम दिया। तो लिंकेज क्या? कपलिंग प्लस रिपल्सन। कि कपलिंग और रिपल्सन दो फिनोमिना नहीं है, ये एक ही फिनोमिना के दो पहलू हैं। ये टेंडेंसी है साथ साथ जाने की। लिंकेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द जीन। यदि जीन के बीच दूरी कम है तो लिंकेज ज्यादा होगा। टाइप्स ऑफ लिंकेज, एक कंप्लीट लिंकेज होता है, ये एक कंप्लीट लिंकेज है, ये बहुत कम पाया जाता है मेल ड्रोसोफिला में। एक इनकम्प्लीट लिंकेज होता है, ये लिंकेज ग्रुप है। जैसे अपने में 23 है तो 23 जोड़े तो 23 लिंकेज ग्रुप हो गए। मटर में 7 हो गए, ड्रोसोफिला में 4 हो गए, मेज में आपके 10 हो गए। तो जो हैप्लॉइड नंबर होता है वही क्रोमोसोम का, जीनोम का वही लिंकेज ग्रुप होता है। इसमें सेंस और ट्रांस दो अवस्थाएं आप लोग जरूर याद कर लें। प्रोकैरियोट्स में लिंकेज ग्रुप केवल एक ही होता है। क्रॉसिंग ओवर काइटिन अवस्था में होता है, अदला बदली होती है 2 क्रोमोसोम के बीच में। नॉन सिस्टर होने चाहिए। ये नॉन सिस्टर हैं भीतर वाले, इसका कुछ पोर्शन उसमें चला जाएगा और उसका कुछ उसमें चला जाएगा। ये चला गया और ये बाहर वाले पेरेंटल रहेंगे, भीतर वाले रिकम्बिनेंट बन गया। ये पेरेंटल है, रिकम्बिनेंट बन गया। इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन ज्यादा जेनेटिक्स पूछे जाते हैं, इतने आपके फंस जाएंगे। आप लोग खासकर वही याद करके जाना, रेशियो, खासकर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस के दोनों रेशियो समान रहते हैं, जीनोटाइप फिनोटाइप। टेस्ट क्रॉस के रेशियो याद कर लेना, मोनोहाइब्रिड का, डाई हाइब्रिड का, ट्राई हाइब्रिड का। और उधर कंप्लीमेंट्री जीन का 9:7, 9 पर्पल रहेंगे और वो ब्लैक रहेंगे। उधर सप्लीमेंट्री का 9:3:4 याद रखना, ये 2 पढ़ के जाना। सिस ट्रांस अवस्था पढ़ के जाना, जब दोनों डोमिनेंट जीन एक ही पर हो तो सिस अलग अलग हो तब ट्रांस अवस्था।
क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन लिंकेज जीन। यदि लिंकेज जीन के बीच में जितनी दूरी ज्यादा होगी उतना क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। म्यूटेशन एंड पॉलीप्लॉइडी ये अभी बता ही दिया। इसमें पॉलीप्लॉइडी में कोल्चिसिन याद रखना। म्यूटेशन के मतलब होता है चाहे वो क्रोमोजोम का नंबर घट जाए या बढ़ जाए, या क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर बढ़ जाए घट जाए, जैसे डिलीशन हो जाए, डुप्लीकेशन हो जाए, ट्रांसलोकेशन हो जाए, इन्वर्जन हो जाए। और यदि किसी पर्टिकुलर जीन में उसका अमीनो एसिड में बदलाव हो जाए तब उसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पूरी रीडिंग बदल जाए तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जैसे हीमोग्लोबिन की जो छठी बीटा वो होती है उसमें छठे नंबर पर ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है वैलिन में। ये म्यूटेशन इसमें कोई विशेष नहीं, वही आप क्रोमोसोम का नंबर और वही देख लें। डिलीशन हो जाए, कहीं पर डिलीट हो गया, कहीं पर ऐड हो गया जीन, डुप्लीकेट हो जाए, एनप्लॉयडी बताई दी। पॉइंट म्यूटेशन में पर्टिकुलर कोई अमीनो एसिड घट जाए, बढ़ जाए, उसका डिलीशन हो जाए। जैसे GAG है ग्लूटामिक एसिड, और ये वैलिन में बदल जाता है। ग्लूटामिक एसिड वैलिन में चेंज हो बीटा 6 पोजीशन पर। ये शिफ्ट म्यूटेशन पूरी की पूरी रीडिंग बदल जाती है। ट्रांजिशन में क्या होता है, प्यूरिन प्यूरिन के द्वारा रिप्लेस कर दी जाए। और ट्रांसवर्जन में क्या होता है, प्यूरिन पिरिमिडीन पिरिमिडीन के द्वारा कर दी। तो ट्रांजिशन में प्यूरिन इज गुआनिन और थाइमिन। प्यूरिन प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन और पिरिमिडीन रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडीन। और ट्रांसवर्जन में क्या होता है, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडीन एंड पिरिमिडीन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन। ये है म्यूटेशन का। कल आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा देंगे, इतना आप लोग पढ़ लेना, फंस जाएंगे आप। इसमें बहुत बोलना पड़ता है, लगातार बोलना। तबीयत हमारी ठीक नहीं चल रही। पानी है क्या?